पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री जुझारू युवा नेता मेरे मित्र सरदार सुखबीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यहाँ के प्रभारी हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शांता कुमार जी, मंच पर विराजमान शिरोमणि अकाली दल एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए इस वीर भूमि में मेरे बहादुर पंजाब के भाई और बहनों, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। और आज जब हम इस फतेह रैली में एकत्र आए हैं तो आपके आशीर्वाद न सिर्फ राजनीतिक फतेह के लिए लेकिन हमारे भारत में विश्व गुरु ने ये सिद्धि प्राप्त होने के लिए ये फतेह रैली में आपके आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत बन करके उभरने वाले हैं। भाइयों बहनों, पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा, गुजरात का विशेष नाता रहा। जो पहले पंच प्यारे थे उन पहले पंच प्यारों में एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था और दर्जी था, और वो पहले पंच प्यारों में गुजरात का भी नाम बना। और इसलिए हम गुजरात का पंजाब के साथ एक खून का रिश्ता बना हुआ है, एक आदर्शों का रिश्ता बना हुआ है, एक वीर बलिदानी परंपरा की भक्ति का रिश्ता बना हुआ है। इतना ही नहीं, मुझे आज इस बात को कहने में खुशी हो रही है कि जब गुरु नानक देव गुजरात पधारे थे और लखनऊ के गुरुद्वारे में कच्छ में आज भी गुरु नानक देव की पादुकाओं को संभाल कर रखा गया। मेरे पंजाब के बहुत कम लोगों को पता होगा कि लखनऊ का वो गुरुद्वारा जिसके साथ गुरु नानक देव की स्मृतियां जुड़ी हुई है, वो सीधी में जाने से पहले लंबे अरसे तक लखनऊ के रुके थे। भूकंप में ये हमारा गुरुद्वारा नष्ट हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और भूकंप के बाद मुझे वहां मुख्यमंत्री काम के नाते जाने का जिम्मा मिला। और जैसे अभी सुखबीर जी बता रहे थे, मैं इसी धरती पर काम कर रहा था और यही से मुझे नई लाइफ में आया था और इसलिए यहाँ का लाइफ को छोड़ करके वहां गया था। जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में वहां गया और
के कारण वो टूट चुका था। भाइयों बहनों, हमने इस विषय के जानकार लोगों को बुलाया। अब मन में ठान ली कि ये पूरी मानव जाति की अनमोल विरासत है। ये सिर्फ गुरुद्वारा नहीं, ये गुरु नानक देव की स्मृतियों से जुड़ा हुआ। हम दोबारा वैसा ही गुरुद्वारा बनाएंगे। जिस प्रकार का आदमी कहते था, जिस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया गया था, जिस प्रकार के हर काम को पालित से सदियों पहले किया गया था, वैसा ही किया जाएगा। इसके लिए हमने गुजरात बाहर से एक्सपर्ट बुलाए। उस समय उस प्रकार की मिट्टी कैसे प्राप्त हो सकती है उसका संशोधन किया। और भाइयों बहनों, वैसा ही गुरुद्वारा हमने पुनर्निर्माण किया और आज उसको दुनिया की विरासत के अंदर स्थान मिला है। एक ग्लोबल हेरिटेज को माना जाता है। मेरा कच्छ ये तो रेगिस्तान कहा, बंजर भूमि है, पानी भी नहीं है। वो दिन थे, लेकिन यही पंजाब से मेरे किसान भाई बहन उस लखपत के इलाके में आकर के बसे और आज भी उन मेरे पंजाब से आए हुए सिख किसान भाइयों बहनों की दुर्दशा से पाकिस्तान की सीमा का वो मेरा इलाका आज खराब खराब बन गया है। पूरी हरियाली है, वहां खेत लहलहाते दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग अपप्रचार कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, विश्व भर में फैले हुए हमारे सिख भाइयों बहनों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज इस पवित्र धरती से आह्वान करता हूं, घोषणा करता हूं, भाइयों बहनों, गुजरात पर जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार हर हिंदुस्तानी का है। हर हिंदुस्तानी का अधिकार। भाइयों बहनों, बहादुर साहब हमारे यहाँ कृषि महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए आए और कच्छ के अंदर किसान जो है हमारे सरदार, वो सारे सिख किसान बहादुर साहब से मिलने आए। उन्होंने हर एक के साथ व्यक्तिगत बात की थी और भाइयों बहनों, वो झूठ का पुलिंदा जो चल रहा था उसकी हवा निकल गई। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कच्छ की धरती पर, गुजरात की धरती पर खेती के काम में लगा हुआ मेरा कोई भी सिख भाई, उसको कभी भी गुजरात छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई अक्षर गलती करेगा वो अक्षर जाएगा, लेकिन मेरा सिख किसान गुजरात से नहीं जाएगा। ये मैंने पहले से तय किया हुआ है और आज मैं दोबारा उसकी घोषणा कर। भाइयों बहनों, झूठ फैलाने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले देश की एकता को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ, हर जाति के, हर कौम के, हर पहलू के, हर भाषा के लोग
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, ये गठबंधन सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, ये सरकार चलाने के लिए का कारोबार नहीं है। भाइयों बहनों, पंजाब की धरती पर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन यहाँ की सामाजिक एकता का भी गठबंधन है। हिंदू और सिख की एकता का प्रतीक है। और कांग्रेस को यही तो परेशानी है कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के कारण बांटो और राज करो, ये जो कांग्रेस के खेल चलते रहे हैं, ये खेल पंजाब की धरती पर पूरी तरह प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में विफल गए हैं। ये एकता हमने प्रस्तावित की है, ये एकता का प्रतीक है। भाइयों बहनों, मैं पंजाब की जनता को एक विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि पंजाब में सालों से परंपरा रही कि 5 साल कांग्रेस की सरकार और बाद में 5 साल हमारी सरकार, और लोग ये मान के ही चलते थे कि हर 5 साल के बाद बदलाव आता है। लेकिन पंजाब की जनता ने प्रकाश सिंह बादल में भरोसा किया, विकास की राजनीति में भरोसा किया, विकास के महत्व को स्वीकार किया और उस परंपरा को तोड़ करके दूसरी बार यहाँ पर भाजपा और अकाली दल की सरकार बनाई। इसलिए आपने विकास को जो वोट दिया है, प्रगति में विश्वास किया है, इसके लिए मैं आज पंजाब की वीर भूमि में बहादुर किसान यहाँ के भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। भाइयों बहनों, पंजाब पर सीमित नहीं है। पंजाबी खाना हो, पंजाबी गाना हो, आज पूरी हिंदुस्तान में छाया हुआ है। हमारे यहाँ गुजरात में भी शादी करने सब गुजराती डिश नहीं होती, पंजाबी खाना भी परोसा जाता है। पंजाबी खाना, पंजाबी गाना और पंजाबी मन का मस्ती का स्वभाव आज पूरे देश में छाया हुआ है। ये वीरों की भूमि है, पंजाब की भूमि है। और भाइयों बहनों, बादल साहब ने को याद किया, इसी जिले से जुड़े हुए थे, इसी भूमि से जुड़े हुए थे लाला जी, और लाला जी ने 150 वर्ष होने वाले। लेकिन भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में कांग्रेस के पास आजादी के लड़ने वाले मरने वाले लोग कांग्रेस के दफ्तर में उनका नाम नहीं होता, एक ही परिवार से सब जुड़ा हुआ है। उनको लाला लजपतराय को याद करने की फुर्सत नहीं होती है, प्रकाश सिंह बादल को फुर्सत होती है। यही तो हमारी देश के प्रति, देश के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की परंपरा की अभिव्यक्ति है। हम जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कांग्रेस के नेता आजकल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर और राजनीतिक दलों पर उंगली उठाने लगे हैं। आप पूरी एबीसी उठा लीजिए, पूरी एबीसी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर कोपरो घोटाला, सी फॉर कोयला घोटाला। पूरी एबीसी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। और देखो,
बहनों, जब राजीव गांधी देश में राज कर रहे थे तब तो हिंदुस्तान में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की पार्टी का राज था। वे ही चारों तरफ छाए हुए थे और किसी दल का कहीं कुछ नसीब नहीं हुआ था। ऊपर से नीचे तक कांग्रेस ही कांग्रेस छाई हुई थी। और तब राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि दिल्ली से रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये वो कौन सा पंजा था जो रुपये को गिनता था और रुपया 15 पैसे में पलट जाता था? वो कौन सा पंजा? भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य रहा है क्योंकि मैं सालों तक संगठन का काम करता। शासन क्या होता है, सरकार क्या होती है, सरकारी कारोबार क्या होता है, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, समझ नहीं। लेकिन पार्टी के प्रभारी के रूप में मैं हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर जिला में काम करने लगा। बादल साहब को नीकर से काम करते देखा, उनके एक साथी के रूप में यहाँ काम करता था। शासन को कैसे चलाते थे, लोगों से कैसे मिलते हैं, ग्राम से कैसा कारोबार चलाते हैं, अफसरों का भी कैसा आदर करते हैं, ये चीजें मैंने बारीकी से देखना शुरू किया। हिमाचल में शांता कुमार जी को देखा, धूमल जी को देखा, हरियाणा में चौधरी देवलाल जी को देखा, चौधरी कंसलाल जी के साथ काम किया। अरे इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी के साथ भी काम। इस इलाके के सभी सरकारों को समय मुझे बहुत निकट से देखने का अवसर मिला, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि कभी ऐसा काम मेरे जीवन में किया जाएगा। लेकिन यहां से मैं जो सीख कर गया, बादल साहब जैसे वरिष्ठ नेताओं से जो सीखने के लिए कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, वो मुझे गुजरात में जाकर के सरकार चलाने में बहुत काम आई है। और एक प्रकार से इन बड़ों के साथ रहते रहते, उनकी उंगली पकड़ करके चलते चलते हमने शासन में रहते हुए समाज सेवा के संस्कार पाए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, यहीं से मैंने जो शिक्षा दीक्षा पाई है, त्यागी बलिदानी गुरु परंपरा से जो शिक्षा दीक्षा पाई है, और अब जो दायित्व मिला है, तो भाइयों बहनों, मैं भी एक सिपाही हूं, सिपाही। और मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं दिल्ली में, आप मुझे जिम्मेदारी देंगे, वो आपकी नजरों में तो प्रधानमंत्री होगा, दुनिया भी उसको प्रधानमंत्री मानेगी, संविधान भी उसको प्रधानमंत्री कहेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं वहां चौकीदार के नाते बैठूं, मैं वहां चौकीदार के रूप में बैठूंगा। और मैं आपको विश्वास
कहानी की इज्जत बढ़ाना कि हमारा दायित्व बन जाता है। किसी और ने बढ़ाई हो न बढ़ाई हो, मैं बढ़ा कर रखूंगा ये वाला। मैं वादा करता हूं आपको, मैं उपचार की परंपरा को निभाऊंगा। मेरे पंजाब के भाइयों बहनों, आपने जो प्यार दिया है वैसा ही देश फलेगा फूलेगा, गांव का किसान सुखी होगा। भाइयों बहनों, पंजाब में एक बड़ा अद्भुत संयोजन हुआ और मैं मानता हूं ये मॉडल बहुत बढ़िया। बादल साहब जीवन भर अगर 10 मिनट काम करो तो 10 बार किसान बोलते हैं, 10 बार किसान आएगा उनके मुंह से। उनके दिल में गांव गरीब किसान ये हमेशा रहता है। ये बढ़िया जोड़ी बनी है कि सुखबीर जी के दिमाग में आधुनिक भारत रहता है, उद्योग रहते हैं, टेक्नोलॉजी रहती है, अर्बन डेवलपमेंट रहता है। भाइयों बहनों, बड़े बादल साहब का किसान और गांव की चिंता और छोटे बादल साहब का आधुनिक पंजाब का निर्माण, ये ऐसी जोड़ी बनी है। ये जोड़ी आने वाले दिनों में पंजाब और हिंदुस्तान को ड्राइव करने की ताकत बढ़ा देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इन तीनों क्षेत्रों में बढ़ाना होगा।
30 एकड़ भूमि है तो 4 भाई हो गए तो 5-5 एकड़ हो जाएगी। और इसलिए हम लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रति एकड़ हमारी उत्पादकता कैसे बढ़े। अगर आज हम 1 एकड़ भूमि में 100 किलो अनाज पैदा करते हैं तो 150 कैसे हो, 200 कैसे हो। इसलिए हमारी कृषि में टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत है, आधुनिक विज्ञान को लाने की जरूरत है। और भारत सरकार ने अभी जो कृषि मेला लगाया था वो उसी दिशा का एक उत्तम प्रयास था ताकि हम हमारी कृषि को आधुनिक बना पाए, टेक्नोलॉजी को अपनाए। उसी प्रकार से कृषि के साथ मूल्य वृद्धि जरूरी हो गई है। अगर हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जो है तो उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वो टमाटर बेचेगा तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर टमाटर का केचप बना करके बेचेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर केचप भी बढ़िया बापू ने पैक करके बेचेगा और ज्यादा पैसा मिलेगा। और अगर वो बॉटल कोई नकली हाथ में पकड़ के खड़ी होगी तो शायद और ज्यादा पैसा मिलेगा। ब्रांडिंग और मार्केटिंग भाइयों बहनों, मूल्य वृद्धि, हमारा किसान जो उत्पादन करता है उस पर मूल्य वृद्धि पर भारत सरकार ने, राज्यों ने एक बहुत बड़ी ताकत देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित तो करती है, लेकिन बाद में वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों तक सीमित हो जाता। इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हम हमारे किसान का भला करना चाहते हैं, अगर हमारा किसान जो उत्पादन करता है उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहते, हमारे किसान को बर्बाद होने नहीं देना चाहते, तो भारत सरकार का जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके 3 हिस्से करना बहुत जरूरी लगता है। इसी प्रकार से एफसीआई करेगा तो मैं नहीं मानता हूं मेरे देश के किसान का भला होगा, न ही मेरे किसान ने जो पसीना बहाया है वो पसीना काम आएगा। हम देखते हैं किसान इतनी मेहनत करके गेहूं पैदा करे और वो गेहूं पानी में भीगता रहे, सड़ता रहे। दिल्ली में बैठी हुई सरकार को उसकी व्यवस्था करने की फुर्सत नहीं है। और बाद में क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गेहूं गरीबों को बेच दो, बांट दो। ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानते। दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनते। उन्होंने न बांटा न बेचा और क्या किया, वो सड़े हुए गेहूं ज्यादा सड़े दिए और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80-85 पैसों के नाम से बेच मारे। ये किसान की मेहनत का अपमान है। और इसलिए कहता हूं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके 3 हिस्से करना जरूरी है। एक में एक के पास मिलने वाले लोग प्रोक्योरमेंट की, किसानों से खरीदने का जिम्मा उसका हो, उतना ही काम उसका हो और वो उसी पर फोकस करे, मेहनत करे और किसी और किसानों से ज्यादा प्रोक्योर करने की व्यवस्था करे ताकि किसान को बाजार में कम दाम से अपना माल बेचने की नौबत न आए। दूसरा हिस्सा हो जो अनाज धान खरीदा गया हो उसको रखने की मैनेजमेंट दूसरे हिस्से में काम, मैनेजमेंट अलग होनी चाहिए और वितरित करने की डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये तीसरी इकाई की बात है। जब तक हम फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के 3 हिस्से नहीं बनाते तब तक नए वेयरहाउस नहीं बनेंगे, नए कोल्ड स्टोरेज नहीं बनेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा। जो इकट्ठा होता है वो समय पर वितरित नहीं होगा। जिस गरीब के घर में अनाज पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा नहीं और गरीब भूखा का भूखा रहेगा, अनाज सड़ता रहेगा, किसान को दाम मिलेंगे नहीं। ये वितरित व्यवस्था को बनाना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता
सेवा बहुत कम मिलेगी। हमारे सेना के जवानों की एक मांग रही है 1 रैंक 1 पेंशन, और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार हमारे सेना के जवानों के साथ हमेशा खिलवाड़ करती रही है। मैं मीडिया के मित्रों से प्रार्थना करता हूं, आप मेरा इतिहास पर गौर कीजिए। इसके पहले बजट के समय कांग्रेस की सरकारों के वित्त मंत्रियों ने कितनी बार 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की, बार घोषणाएं की है। लोकशाही के मंदिर ऐसे लोकसभा में किए हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसको पूरा नहीं किया। इस बार भी जब मैं लगातार 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहा हूं, रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में आगे से नीचे रखा, तो इस बार उन्होंने कहा लेकिन ये भी आपके साथ होगा। पहले भी ऐसे वादे किए हैं लेकिन पूरा नहीं किया है। आज से सेना के पूर्व जवानों से आगाह करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ईमानदार होगी तो 2004 से लेकर के 2014 तक 10-10 बजट करने वालों को मौका मिला है, लेकिन उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया है। आज इसलिए भाइयों बहनों, अगर बिहारी वाजपेयी अगर 2004 में उनकी सरकार बन गई होती, मैं कांग्रेस से कहता हूं 1 रैंक 1 पेंशन का काम पूरा हो गया। और ये काम देशभक्तों से हाथों ही होना है, और इसलिए काम हमारी सरकार ही कर पाएगी। इन्होंने दूसरे वादे की। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी लोगों की आंख में धूल झोंकने में माहिर है। अब तक वो धूल झोंकते रहते थे, लेकिन संसद में उन्होंने एक नया पराक्रम शुरू किया। अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हिंदुस्तान की जनता जान गई है, धूल झोंकने से मामला चलने वाला नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट में मिर्ची झोंकने का काम शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस पार्टी जो कल तक आपके हाथ में धूल झोंकती थी, ये कांग्रेस पार्टी अब आपके हाथ में मिर्ची झोंकने के लिए है। और इसलिए भाई बहनों, कांग्रेस के पापों को आप देख न पाए, कांग्रेस के कुशासन को देख न पाए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देख न पाए, और इसलिए उनका ये जो कारनामा चल रहा है, उस कारनामे के खिलाफ हमें जागरूक होने की आवश्यकता है और उसी दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भाई बहनों, राजनाथ जी ने एक बड़ी चिंता व्यक्त की है। मैं चिंता में अपना सब मिला रखा था। मैंने मीडिया में काम किया, विशेष करके मैं पठानकोट गुरदासपुर इलाके में काम करता था। कई परिवार से माता कहने के लिए मिलती थी और एक बात के लिए हमेशा कहती थी, मोदी जी ये ड्रग्स ये हमारे बच्चों को बर्बाद कर देंगे, हमारी आगामी पीढ़ी को। मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को आग्रह करता हूं, ये ड्रग्स विदेशों से आते हैं, सीमा पार से आते हैं, आपके जवान वहां तैनात है, क्या हो रहा है? मेरे देश की जवानी बर्बाद हो रही है, मेरे देश का नौजवान तबाह हो रहा है। सीमा पर जो जवान खड़े हैं उनको जवाब दे बनाए जाए, और किसी भी सीमा से अगर हिंदुस्तान में फेक करेंसी आती है, हिंदुस्तान में अगर ड्रग्स आते हैं, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर मेरे देश के जवान को बचा पाएंगे। हमारी माताओं बहनों की जो चिंता है वो चिंता हमारी है, लेकिन दिल्ली की सरकार उदासीन है। शस्त्र आ जाए विदेशों से, फेक करेंसी आ जाए, ड्रग्स आ जाए, और दिल्ली की सरकार सोई बैठी है। भारत में जब आतंकवाद लाते हैं, भारत की सीमा से सिर्फ घुसपैठ गिराते रहिए, इसके साथ ये सारी बीमारियां गिराती है। और इसलिए
दुनिया के सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने जा रहा है। उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हमने देश की एकता के प्रतीक के रूप में हिंदुस्तान के हर गांव से किसानों से लोहा संग्रह का कार्यक्रम किया। हर गांव के किसानों से कहा कि खेत में उपयोग में आए हुए औजार का लोहा का टुकड़ा हमें गिफ्ट में दीजिए, उसी को बेच करके इस बड़े प्रोजेक्ट को बनाएंगे। मैं बादल साहब का आभारी हूँ कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पंजाब में उन्होंने अपने गांव से की थी और अपने गांव से हमें लोहा भेजा था और बाद में पूरे पंजाब में एक स्टैच्यू बनाने के काम में हमें जो सहयोग किया है, गांव-गांव में किया है, किसानों ने किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आपने मेरा सम्मान किया और जब आज पंजाब से आशीर्वाद लेकर मैं जा रहा हूँ तब मैं इतना ही कहूंगा, देश सीमा पर वो है कि ये देश सीमा पर वो है, ये शुभ कर्म में कबू न